तो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जी स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पार्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी का। हमने अब केस देखना है थ्रू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ये एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट की हुई है कि ये हैं जी हम, ठीक है? और सर हम कौन है? गुगलू, ठीक है सर। और ये कौन है जी? ये है मिस्टर नासिर। तो सर मिस्टर नासिर अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं सर। तो उनको बाहर लोगों को पैसे उधार पे देने का बहुत शौक है, ठीक है? और सर हमें पैसे उधार पे लेने का बहुत शौक है सर। वो इंटरेस्ट खाते हैं और हम इंटरेस्ट खिलाते हैं। तो सर हमने क्या किया सर कि हमारी कंपनी को 100 रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने एक बॉन्ड इशू कर दिया। तो सर हम गूगलू कौन है? इशूअर। और सर मिस्टर नासिर कौन है? बायर, ठीक है? यानी परचेज़र। तो इन्होंने बॉन्ड परचेज किया है और हमने क्या बॉन्ड इशू किया। तो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस देख रहे हैं, तो हमने इशूअर की साइड देखनी है। अच्छा सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर हमने इन्हें बॉन्ड दे दिया कि हमने इन्हें बॉन्ड दे दिया और हमें ₹10 100 रुपीज़ मिल गए। तो सर हमने अपने पास एंट्री क्या की होगी कि कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और उसके बाद सर हमने इंटरेस्ट को एक्रू किया होगा। यानी इंटरेस्ट हम किस रेट के ऊपर बुक करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं इफेक्टिव रेट के ऊपर। उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे किया होगा सर, ये किस रेट पे पे किया होगा? कूपन रेट के ऊपर, और ये एंट्री की होगी अपने पास, ठीक है? तो ये वो सारी चीज़ें थी जिससे आप पहले फेमिलियर हो। तो अब सर हमारी जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट इन शेयर था या इन्वेस्टमेंट इन वेंचर्स था, तो सर हम क्या करते थे? इनिशियली उनको रिकॉग्नाइज़ करते थे परचेज़ प्राइस के ऊपर, और उसके बाद सर जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आती थी यानी ईयर एंड आता होता था, तो हम क्या करते थे? ये देखते थे कि मार्केट वैल्यू क्या है हमारे शेयर्स की या हमारे डिबेंचर्स की। तो सर हम उनको अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट एडजस्ट करते होते थे। कैसे एडजस्ट करते होते थे सर? जो भी गेन आता था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक शेयर अपने पास डेबिट किया हुआ है यानी रिकॉर्ड किया हुआ है 100 पे, और अगर उसकी मार्केट वैल्यू 102 चल रही है, तो हम गेन बुक कर लेते थे सर पर शेयर ₹2 का, ठीक है? और ये देखते थे कि हमारी अगर कैटेगरी यानी हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? हमारा बिजनेस मॉडल अगर एफईटीपीएल है, तो गेन कहाँ जा रहा होता था सर? एफईटीपीएल में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और अगर हमारा मॉडल ओसीआई है यानी एफईटी ओसीआई है, तो हमारा जो गेन और लॉस कहाँ जा रहा होता था सर? ओसीआई के अंदर। वो और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो हमने पढ़ी हुई थी। तो सर अब हमने अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को रीमेजर करना है। सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी रीमेजर होती हैं जी सर। अच्छा, अब ये जी सर मिस्टर नासिर साहब 1 साल बाद हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अभी तक तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया और तुमने अभी तक कोई ये भी नहीं बताया कि भाई 1 साल के लिए तुमने लोन लिया था, कोई रीपेमेंट नहीं हुई। तो उसने हमारे हालात देखे, तो सर हमारे हालात ना कुछ ऐसे हो चुके थे, तो हम बिल्कुल सूख के, ये हमारा छोटा-सा पेट रह गया सर। हमारी कंपनी इतने बुरे हालात में गई है कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं सर। उन्होंने देख लिया कि इनकी कंपनी डिफ़ॉल्ट होने वाली है। अब डिफ़ॉल्ट होने वाली है सर, तो अब हमारी जितनी लायबिलिटीज़ हम उतनी तो पे ऑफ नहीं कर सकते। तो अगले बंदे ने असेस कर लिया, मिस्टर नासिर ने असेस कर लिया कि यार मैंने जो इनको 100 रुपीज़ का लोन दिया था और इन्होंने मुझे बॉन्ड दी थी सर, तो ना ये अब इस काबिल है कि मुझे इंटरेस्ट दे सकते हैं और ना ही इस काबिल है कि मुझे मेरी फुल अमाउंट रीपे कर सकते हैं। तो सर आप कोई लेन-देन करके ना हमें मतलब एक बीच की बात करनी पड़ेगी कि यार आप 100 की जगह मुझे 50 दे दो, चलो यार किसी तरीके से। बिल्कुल ना देने के से तो अच्छा है यानी भागते हुए चोर की लंगोटी सही, सर कुछ तो मिलेगा ना हमें। तो सर उन्होंने आके हमारे पास 3-4 बदमाश भेजे और उन्होंने बदमाशों ने भी हमें असेस किया और मिस्टर नासिर ने भी असेस किया कि भाई अब इनकी हालत इतनी पतली है कि सिर्फ़ ये ₹50 पे ऑफ कर सकते हैं। तो सर आपको ऐसे नहीं फ़ील हो रहा कि जैसे आपकी ₹50 से लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है? तो सर अगर डिक्रीज़ इन लायबिलिटी है हमारे पास, तो डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, तो सर ये हमारे लिए खुशी की बात है ना, यानी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। तो सर हमें अपने पास एंट्री बुक करनी चाहिए। तो सर ये ₹50 का जो डिक्रीज़ है ना, हमारा जो स्टैंडर्ड है एज़ पर आईएफआरएस, ये कहते हैं कि आपका जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है ना, उसके अंदर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऐसा गेन नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसी इनकम नहीं आनी चाहिए जो आपकी ऑपरेशन का पार्ट ना हो और आप उसको पीएनएल के अंदर चार्ज कर दो और आपके प्रॉफ़िट को डिस्टॉर्ट कर दो। यानी कि सर अगर मैं एग्ज़ाम्पल से बात करूँ, आपका प्रॉफ़िट लेट्स सपोज़ आ रहा था ₹100, ठीक है? आपकी ₹50 से लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, तो आप एंट्री क्या करोगे सर? आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। जैसे आपको किसी को पे ऑफ ना करना पड़े, तो आप एंट्री करते हो लायबिलिटी डेबिट कि भाई ये लायबिलिटी खत्म करो। और सर क्या आपने कोई कैश पे किया? नहीं सर, अब आपको गेन हो गया सर। ये पीएनएल के अंदर आप क्या करोगे? गेन बुक कर लोगे सर, ठीक है? तो अब ₹50 से लायबिलिटी डेबिट और गेन क्रेडिट। सर अगर ये गेन आपने पूरे का पूरा ₹50 यहाँ डाल दिया, तो आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा सर, रिवाइज़ प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये आ गया गेन। सर आपका जो रिवाइज़ प्रॉफिट आएगा वो 150। तो आपके यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी शेयर होल्डर ये देखेंगे सर कि वाह जी वाह! इस बार तो हमारी कंपनी ने जो है ₹150 का गेन कमाया या प्रॉफिट कमाया सर। तो सर क्या ये ट्रू रिफ्लेक्शन होगी या फेयर प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, आपने हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल इनकम आती है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि आपके वो खर्चे जो ऑपरेशंस की वजह से हुए हैं।
यानी कि सर अगर फॉर एग्जांपल आप सर्विस कंपनी है और आप शूज़ सेल करते हैं, आप बेल्ट सेल करते हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म सेल करते हैं और उसके अलावा आप बैग्स वगैरह, हैंड बैग्स वगैरह या कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह सर्विस के नेम से या कोई ट्राउज़र, टी-शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं, तो उससे तमाम से आने वाली, उनको बेच के आने वाली इनकम क्या होगी? आपकी ऑपरेशनल इनकम। और सर उन टी-शर्ट्स को बनाने में, बैग्स को बनाने में, व्हाटएवर द गुड्स आर, तो उन सबको बनाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो आपके एक्सपेंसेस होंगे। सर उसके अलावा अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाला गेन लॉस आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं दिखाना, ठीक है? और किन केसेस में हम दिखा सकते हैं वो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो सर इसी तरीके से हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर इसका गेन हमने यहाँ पे दिखा दिया तो इससे क्या होगा सर कि हमारा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं देगा हमारे ऑपरेशंस की। तो हमारे जो यूजर्स हैं वो ये समझेंगे कि हमने इस साल ड्यूरिंग द ईयर 50 रुपए का गेन कमाया, हालांकि सर ये तो हमारी एक लाइबिलिटी थी जिसको हम सेटल नहीं कर सकते, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से हमारी ये लाइबिलिटी अब हम पे ऑफ नहीं कर सकते, अगले बंदे ने माफ़ कर दिया। तो इस पे हमें शाबाश नहीं मिलनी चाहिए सर, बल्कि इस पे पूरी मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि भाई कहाँ पे मसले मसाइल आए हैं कि हमारे जो बिजनेस हैं वो बिल्कुल अब ब्लॉकेज की तरफ जा रहे हैं। तो सर स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी है कि जो आपकी 50 रुपए की लाइबिलिटी है ना, आपने इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। आपने ये देखना है कि जो आपकी 50 रुपए की लाइबिलिटी के अंदर डिक्रीज़ आया, उसमें से डिक्रीज़ कितना डिक्रीज़ ऑन क्रेडिट रेटिंग की वजह से, ठीक है? यानी आपकी बुरी करतूतों की वजह से जो आप मार्केट स्टैंडिंग आपने खोई है, आपका मार्केट के अंदर इतना बड़ा शेयर था, अब लोग आपके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, ठीक है? अब लोग आपको कोई लोन नहीं देंगे। अब आपकी इवन जो लोन दिए हैं लोगों ने आपको, उस वो भी आधी-आधी कीमतों पे आपसे वापस ले रहे हैं कि भाई इनसे बस किसी तरीके लेन-देन ख़त्म करो और जितने पैसे मिलते हैं और भागते हुए चोर की लंगोटी लेके खुश हो जाओ। तो ये सर आपके अपनी जो ऑन क्रेडिट रेटिंग है, उसकी वजह से जो कमी आई उसको आपने अलग शो करना है। और इसको कहाँ शो करना है सर? इसको आपने शो करना है ओसीआई में। क्योंकि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनाओगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो बेवजह से ओवरस्टेट हो जाएगा, बेवजह का ओवरस्टेट हो जाएगा। तो सर आपने इसको ओसीआई में डालना है। जैसे हमारे पास कोई गेन आ जाता था स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हम कहते थे ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हमने इसलिए रखी हुई है ताकि हम फ्यूचर के कोई लॉसेस या फ्यूचर के हमने अगर कोई पेमेंट्स करनी है उनको रिस्क को हेज कर सकें, यानी हमें अगर फ्यूचर में किसी पैसों की ज़रूरत हो तो कंपनी इन इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके कोई पैसे वहाँ से गेन कर ले, ठीक है? कोई गेन और लॉस कमा ले। लेकिन अल्टीमेटली उनका मकसद ये नहीं था कि इन्वेस्टमेंट्स करे और उसके ऊपर गेन लॉस कमाए। इसीलिए हम इनको ऑपरेशनल इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस से बाहर ओसीआई के अंदर रखते थे। तो सर अब हमारा ये जो गेन आया है इसको भी हम क्या करेंगे? ओसीआई के अंदर ही पार्क करेंगे। और सर अगर मार्केट वैल्यू में जो चेंज आई है, मार्केट वैल्यू जो चेंज आई है सर, मार्केट वैल्यू ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया इसका मतलब चेंज, मार्केट वैल्यू की वजह से जो चेंज आई है लायबिलिटी, वो सर कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो सर अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें से 30 रुपये ऐसे थे जो हमारी अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से अब हमें नहीं देने पड़ेंगे, तो हम वो 30 रुपये की एंट्री क्या करेंगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी 30 से ख़त्म कर दो, डेबिट। और सर जो गेन है वो ओसीआई के अंदर हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर गेन हमने ओसीआई के अंदर पार कर दिया, तो सर ओसीआई क्रेडिट कर दें, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट कर दें, कोई भी नाम, यानी ओसीआई क्रेडिट हो रही है आपकी, ओसीआई इंक्रीज हो रही है, ठीक है? जितने भी रिजर्व होते हैं उन सब की नेचर क्रेडिट होती है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आपके जनरल रिजर्व, आपके स्पेसिफिक रिजर्व, आपकी रिटेन अर्निंग, ये सारे रिजर्व्स का पार्ट होते हैं सर। और इन सब की नेचर क्या होती है? क्रेडिट, जैसे इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। अच्छा सर, और जो हमारी बाकी 20 रुपीज़, बाकी जो लायबिलिटी के अंदर डिक्रीज़ आया 20 रुपीज़ का, सर उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट 20 रुपीज़ से। और सर ये जो गेन है ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है? 20 रुपीज़ का। तो सर आए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं और इसको जल्दी से नॉकआउट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। अच्छा जी सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू एफईटीपीएल मॉडल, वो कह रहा है डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख आर इशूड। सर इशू हुए हैं, आपने अगले बंदे को बॉन्ड्स दी हैं सर, आपने बॉन्ड परचेज नहीं किए हैं, तो इशूअर और बायर का केस सोच लेना। अगर आपने ये परचेज की होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स होती सर, ठीक है? अब आप इशू करने वाले हैं, आपको कैश मिला और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट की आपने ऑन 1 जनवरी 2008। कह रहे फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड देयर फॉर कैरिड एट एफईटीपीएल मॉडल। एफईटीपीएल मॉडल पे आपने रखी हुई है। वो कह रहा है कि भाई आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2018 पे ये है, ठीक है? सर जब सबसे पहले अपने आप से पूछो, 1 जनवरी को आपने अपने पास क्या एंट्री की होगी? 1 जनवरी जिस दिन आपने बॉन्ड्स को इशू किया, सर बॉन्ड इशू किया, आपके पास पैसे आए हैं, तो आपने एंट्री की होगी बैंक या कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है सर? और फाइनेंशियल लायबिलिटी आपने क्रेडिट कर दी सर, उसके बाद आया आपकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट।
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब ये है सर कि आपका ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड के ऊपर जैसे आप शेयर्स को रीवैल्यू करते थे, इसी तरह आप अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को रीवैल्यू करोगे कि क्या हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर कोई इंक्रीज तो नहीं आ गया सर, इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं आ गया। तो सर इंक्रीज या डिक्रीज की वजह एक दो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अब जो भी बॉन्ड्स मार्केट में इशू करता है कोई, वो 15% पे इशू करता है, और हमने जो बॉन्ड इशू की थी वो 10% पे की थी, यानी हमने जिस बंदे से जिस इन्वेस्टर से हमने पैसे लिए थे हम उसको 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर अब कोई भी बंदा मार्केट में बॉन्ड इशू करता है तो वो 15% इंटरेस्ट देता है। तो सर ऐसे नहीं जैसे हमारी बॉन्ड की वैल्यू कम है, क्योंकि अगला बंदा तो सर ऐसी बॉन्ड खरीदने की कोशिश करेगा ना जिसके ऊपर उसको सूद ज़्यादा मिले। तो मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो बॉन्ड्स है ना उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी किस वजह से गिर जाएगी सर, आपकी ओन क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, आप बुरा अगर मार्केट के अंदर परफॉर्म करेंगे या आपकी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो सर सब्सिक्वेंटली उसने बोला कि वो कह रहा है डिक्रीज आपकी फेयर वैल्यू जो है सर वो है अब 25,000। 31 दिसंबर 2018 पे आपकी फेयर वैल्यू यानी जो लाइबिलिटी आपने 1 लाख पे डेबिट क्रेडिट की थी सर, अब उसकी सिर्फ इतनी वर्थ रह गई है कि वो सिर्फ 25,000 आपने पे करनी है। ठीक है, तो नासिर साहब ने देख लिया कि हमारी औकात अब कितनी है, 25,000 पे कर सकते हैं। तो सर हमारी लाइबिलिटी में डिक्रीज कितना है, ये सर लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड की थी 1 लाख की, और हमारी लाइबिलिटी अब उसकी मार्केट वैल्यू 25,000 यानी 75,000 रुपये का मार्केट हमारी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उसमें डिक्रीज आया, ये एक किस्म का गेन है। तो सर इस गेन के हमने दो टोटे टोटे करने हैं। तो सर ये सवाल के अंदर ना आपको बताएगा, आपने ये कैलकुलेट नहीं करना होगा कि हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से कितना हमें मतलब गेन हुआ है, और मार्केट वैल्यू की वजह से हमें मार्केट की जो चेंजेस हैं उसकी वजह से कितना गेन हुआ है। तो इस सवाल वाला आपको खुद बताएगा। तो ये इतना ही सिंपल है सर जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी आप इसका एडवांस पोर्शन जाके पढ़ेंगे अपने फाइनल्स में। तो कह रहा है सर डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट्रीब्यूटेबल टू डिटोरिएशन ऑफ ऑन क्रेडिट रेटिंग, हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से डिक्रीज आया है ना हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी में, वो कितना सर 20,000 रुपये का डिक्रीज आया। तो हमने कहा सर हम अपनी इस 20,000 की एंट्री क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कर दो सर 20,000 से, और गेन ये वाला गेन कहाँ जाएगा सर, ओसीआई के अंदर। कहाँ जाएगा सर, ओसीआई के अंदर। और सर बाकी अगर 75,000 में से 20,000 हमारी अपनी ऑन क्रेडिट रेटिंग की वजह से डिक्रीज आया, तो बाकी का 55,000 सर वो किसकी वजह से आया होगा सर, वो मार्केट वैल्यू की चेंज की वजह से आया होगा। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, और बाकी का गेन हमने कहाँ पे सर पार कर देना है, 55,000 का सर हमने ये पार कर देना है पीएनएल के अंदर। तो सर टोटल गेन हमने 75,000 का बुक कर लिया। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन फाइनेंशियल लायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी एक बार डिक्रीज होगी और एक बार इंक्रीज होगी, तो सर उसको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो सर वही सवाल लेकिन इस बार एक नए रंग के साथ। तो सर रिश्ता वही, सोच नहीं। तो कह रहे हैं डिबेंचर ऑफ 1 लाख आर इशूड ऑन 1 जनवरी 2018, द फाइनेंशियल लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग देयर फॉर मेजर्ड एट एफईटीपीएल मॉडल। तो सर अब हमने अपने पास सबसे पहली एंट्री क्या होगी की होगी सर, कैश डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, तो सर अब आपने याद रखना है कि ये अगर नॉर्मल केसेस होते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के, तो आप ये दो एंट्रियां भी कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी को बढ़ा दो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और जब आप उस लायबिलिटी को पे ऑफ करते तो आप क्या करते सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसे ही है ना सर। तो अब अगर आप यहाँ पे आपकी क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो रही है तो काहे का इंटरेस्ट सर, कोई इंटरेस्ट नहीं आपने पे कर रहे। ठीक है, आप तो बस अपनी अल्टीमेटली जो अमाउंट आपने सेटल करनी है फाइनल सेटलमेंट के तौर पे वो दे के और जान छुड़वाएंगे। ठीक है, और वो बंदा भी लेके आपकी जान छोड़ देगा, वो कहेगा बस भाई हाथ जुड़े हैं आपके आगे, देख लिया हमने आपको लोन दे के। अच्छा, तो सर अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये देखते हैं। तो ये एंट्रियाँ मैंने सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए लिख दी हैं, तो ये आपने करनी नहीं है सर। अब हमने ये देखा कि सर जिस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया था, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट किया था 1 लाख पे, और हमारी बुक्स में लायबिलिटी नजर आ रही है लाख की। हमारे ईयर एंड के ऊपर वो कह रहा है एट 31 दिसंबर 2018, यानी हमारे फाइनेंशियल लायबिलिटी बॉन्ड इशू करने के फ़ौरन 1 साल बाद क्या हुआ कि हमारी जो है फेयर वैल्यू, हमारी जो फेयर वैल्यू है लायबिलिटी की वो कितनी है सर, 25,000 रह गई है, सिर्फ 25,000 रह गई है, यानी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी अब हमने 25,000 में सेटल करनी है। और इसमें से वो कह रहा है गेन ऑफ 20,000 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज एट्रीब्यूटेबल टू आवर क्रेडिट रेटिंग, हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो 20,000 रुपये का गेन आया। तो सर ये हमारा सीधा सीधा कहाँ जाएगा, ओसीए के अंदर। तो हमने कहा सर जो लायबिलिटी हमने लाख पे बुक की हुई थी, आज सिर्फ हमें 25,000 दे के सेटल करनी है, यानी 75,000 रुपये का गेन आया। और इस गेन के हमने क्या करने सर, टोटे टोटे। कैसे टोटे टोटे करने हैं कि हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से और मार्केट वैल्यू के अंदर जो चेंज आया उसकी वजह से कितना कितना डिफरेंस है। तो सर हमने कहा, उसने हमें बोल के बताया, लिख के बताया कि सर आपकी अपनी जो गलती कुताहियों और आपकी अपनी जो छोटी छोटी बेगैरतियाँ हैं जिसकी वजह से आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं,
वो सर उसकी वजह से जो आपको गेन आया है, उसकी वजह से जो आपको गेन आया है सर, वो आया 20,000 का। तो हमने कहा अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म कर दो, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, और 20,000 रुपये का गेन ओसीआई के अंदर आपने क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद सर वो कह रहा है बाकी अगर उसने बताया नहीं आपको कि मार्केट वैल्यू की वजह से कितना आपको गेन आया, तो सर अगर 75,000 रुपये का टोटल गेन आया और उसमें से 20,000 का गेन सिर्फ हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से आया, तो सर अल्टीमेटली बाकी जो गेन है वो आपने कहाँ पार्क कर देना है, कि आपने कहना है कि मार्केट वैल्यू की वजह से चेंज आया, ठीक है, और ये हमें गेन आया। तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटी रिमेनिंग 55,000 से डेबिट कर दी और हमने गेन अपना जो है ना पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर दिया। सर उसके बाद पूरा एक साल गुजर गया और 31 दिसंबर 2019 आया, उसने कहा कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी अब 58,000 है। ओहो, हमने कहा ये क्या हो गया, अब तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी ऊपर चलेगी। सर हम मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने लगे होंगे, लोगों को फिर हमारे ऊपर एतमाद आने लग गया होगा, वो हमें फिर लोन देने लगे होंगे, और मिस्टर नासिर साहब फिर आगे होंगे कि भाई अब तो तुम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो भाई आप देखो ना 58,000 में ही बात बनेगी सिंपली। अभी तक हमने उसको कोई अल्टीमेटली सेटल नहीं किया था। तो ये ऐसे ना सोच लेना कि सर हमने जब उसको 25,000 दे दिया था तो अब आके वो 58,000 क्यों मांग रहा है, और हमने अभी उसको अल्टीमेटली 25,000 भी नहीं दिया था। उसने कहा था कि यार देखो मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुमसे 25,000 रुपये ले लूंगा, लेकिन अब तुम क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो अब मैं अल्टीमेटली तुमसे 58,000 लूंगा। अभी भी हमें गेन तो हुआ ही है ना सर, लाख रुपए की लाइबिलिटी अगर हम 58 में सेटल कर रहे हैं तो हमें 42 का तो गेन हो रहा है। तो सर अब हमने सिंपली ये करना है कि जब हमें गेन आया था तो हमने क्या किया था, फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट किया था और अपने पास गेन क्रेडिट कर लिया था। अब हमारी लायबिलिटी सर पहले ही हम 25,000 पे ले आए थे, ठीक है, हमने गेन बुक करके हम लायबिलिटी को 25,000 पे हमने बुक कर लिया था। कैसे बुक किया था सर, यहाँ एक प्रूफ कर देता हूँ कि हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी 1 लाख से डेबिट हुई थी, ठीक है, 1 लाख से डेबिट हुई। उसके बाद सर आगे जाके देखें कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी एक बार, सॉरी डेबिट हुई थी कह रहा हूँ, क्रेडिट हुई थी। आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हुई थी, यानी इंक्रीज हुई थी 1 लाख से, और सर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हुई थी 20,000 से और 55,000, यानी 75,000 से डेबिट हुई थी। तो 20,000 से और सर 55,000 से क्या हुई थी सर डेबिट, यानी कम हुई थी। तो अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट 25,000 आ रही है। तो सर इस 25,000 में सिंपली अब हमने ये करना है कि हमने अपनी लायबिलिटी को 25,000 से उठाना है और 58 तक लेके जाना है। तो सर 19 में भी हमने ये याद दिहानी के लिए एंट्रियाँ लिख ली हैं कि अगर ये आम सिंपल फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस होता तो हम ये ऐसे ही करते, और सर ये वाली एंट्री हम इफेक्टिव रेट पे करते और ये वाली एंट्री हम कूपन रेट पे कर रहे होते, ठीक है। तो सर अब हमने कहा कि जो लायबिलिटी हमारी किताबों में 25 की रिकॉर्ड है उसको हमने लेके जाना है 58 पर, 25 की जो रिकॉर्ड है उसको लेके जाना है 58 पर, यानी 33 रुपये की लायबिलिटी हमने मजीद बुक करनी है। तो हमने अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, कितने से सर 33 रुपये से फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सर ये आ गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। आपने इस एंट्री को ज़रा गौर से समझना, थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री है। अच्छा, फिर सर यहाँ ये देखना है कि भाई अब हमारी अपनी ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से कितना अब हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है, जैसे लायबिलिटी कम हो रही थी तो गेन हो रहा था। वो कह रहा है लॉस ऑफ 42,000 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज एट्रीब्यूटेबल टू आवर क्रेडिट रेटिंग। हमारी अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से अब हमें लॉस हो रहा है, ठीक है सर, यानी हमने अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, तो लोग कह रहे हैं 58,000 दे के अल्टीमेटली सेटल करेंगे। तो जैसे फेयर वैल्यू गेन हुआ था ओसीआई को क्रेडिट कर दिया था सर, अब अगर मैं फेयर वैल्यू लॉस हुआ तो हमने ओसीआई को क्या कर दिया सर, डेबिट, ओसीआई को डेबिट। लेकिन सर ये तो अल्टीमेटली हमारी लायबिलिटी तो 33 से इंक्रीज हुई थी, आपने लॉस 42 का तो वहाँ पे पार कर दिया सर। तो देखो बाकी बैलेंसिंग फिगर सर किधर आ रही है, इधर। तो इधर सर हम क्या करेंगे, इधर हमारे क्या होते थे, गेन्स आते थे, लास्ट एंट्री को अपने पास रिमाइंड करो, गेन आते थे तो हमने क्या किया, पीएनएल को क्रेडिट कर दिया। अब सर तुम गौर से देखो कि हमारा जो ओसीआई है, ओसीआई का अगर मैं बैलेंस निकालूं सर, इसी सवाल के अंदर ओसीआई के अंदर 20,000 रुपये की इनकम गई थी, यानी 20,000 रुपये का गेन गया था। तो सर ओसीआई का बैलेंस ये है कि 2018 के अंदर उसके अंदर गेन गया था 20,000 का, ठीक है सर। और जब 2019 आया, तो अगर मैं इस 2018 को सर तुम्हारी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, फिर जब 2019 आया तो सर अब उसके अंदर लॉस गया सर 42,000 का। तो उस लॉस ने पिछले पड़े हुए गेन को सर उड़ा दिया, यानी पिछले पड़े हुए गेन को उल्टा दिया और अल्टीमेटली 22,000 रुपये का सर लॉस गया है, ठीक है, लॉस। ये एज ऑन बैलेंस है, यानी 31 दिसंबर पे आपका एज ऑन लॉस कितना है ओसीआई के अंदर, तो सर वो कितना, 22,000। और अगर वो आपसे पूछ ले फॉर द ईयर लॉस कितना है तो सर आप कहोगे 42,000। अच्छा, तो सर हमारी लाइबिलिटी तो इंक्रीज 33 से हुई थी, यानी 33 से इंक्रीज हुई थी,
तो ये क्या हुआ? अब अपने आप से पूछो, देखो अगर मैं इसको 42 के लॉस को यूँ बुक कर लेता हूँ, ठीक है? उसके साथ ही मैंने पी&एल के अंदर एक गेन भी क्रेडिट किया है। यानी एक तरफ 42 का लॉस बुक हो रहा है और एक तरफ 9 का गेन बुक हो रहा है, ठीक है? लॉस है तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या मैंने 33 रुपये का लॉस नहीं बुक किया? अल्टीमेटली आप चेक करके देख लो, 42 का अगर आपने लॉस बुक किया है, ठीक है? और 9 रुपीज़ का आपने गेन बुक किया है, तो क्या सर आपने 33 का लॉस बुक किया? जी सिर्फ 33 का लॉस बुक हुआ है। तो बस आपने ये करना है कि आपने ये देख लेना है कि आपकी ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से कितना लॉस आया, तो आपने उसको डेबिट कर देना है, ठीक है? आपकी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है? लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आपने निकाल ली है, 25,000 आपकी लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट थी, कहाँ तक पहुँच गई है सर? 58 पे पहुँच गई है। तो इंक्रीज़ इन लायबिलिटी 33 है। लायबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो क्रेडिट कर दी। तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका गेन होगा सर, ठीक है? तो उम्मीद है आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम चलते हैं जी कन्वर्टेबल लोन नोट्स की तरफ।